आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। जापान टूरिस्ट वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, एम्बेसी की फ़ीस के बारे में तो आपको पता ही होगा, वीज़ा रेशो कैसी आ रही है, मैं सारा कुछ इसमें आपको एक छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा ताकि अपना फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकें। काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि जापान एक ऐसा वाइड कंट्री है जिसकी एम्बेसी की फ़ीस ही नहीं है। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है तो भी आपको एम्बेसी की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब ट्रैवल भी काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जी कि जब वीज़ा आपको लग जाए तो आपको ट्रैवल करने में परमिशन नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वीज़ा ग्रांट करे तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है आप उसको फिलफिल करके ट्रैवल कर सकते हैं। अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगवाने होंगे, सारा कुछ। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? डॉक्यूमेंटेशन आपके नॉर्मली हर एम्बेसी के सेम ही होते हैं, सारा कुछ वही होता है। आईडी, पासपोर्ट, एफआरसी, अगर मैडम एमआरसी, बिजनेस करना है बिजनेस डॉक्यूमेंट, जॉब करना है जॉब डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका एफआरसी हो गया, आपकी इंश्योरेंस होगी, सॉरी होटल टिकट भी हो गया। लेकिन जापान एक वाइड कंट्री जो आपकी इंश्योरेंस भी नहीं लेता, यानी इसको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करो, ये आपका हो गया। बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको हमारे ऑफिस से, हमारी जो फेसबुक पेज पर हमारी चेकलिस्ट सारी मौजूद है, जापान से रेलिवेंट आपको मिल जाती है। यानी तो बात का मतलब यह है कि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी कंट्रीज़ की सेम होती है। इसमें ये नहीं होगा कि अगर आप यूरोप का, सॉरी फ्रांस का अप्लाई कर रहे हैं, फ्रांस की कुछ और होगी और बेल्जियम की कुछ और होगी, ऐसा नहीं होगा। रिक्वायरमेंट्स सब कंट्रीज़ की सेम ही होती हैं, लेकिन एक दो ऊपर नीचे कागजात हो जाते हैं जिसमें इसमें इंश्योरेंस नहीं है और टैक्स रिटर्न्स आपके नहीं है। ये जापान का इनका। अब लोग आते हैं कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर बंदा इसको अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका मसला है, आपको पता होगा, रश का। एम्बेसी में इसका इतना रश पड़ा है कि जो लोग जा रहे हैं उनको सुबह जाना पड़ता है, फजर के टाइम लाइन में लगना पड़ता है, क्यू में लगना पड़ता है, फिर उनको वहाँ पर एंटर हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम डेली के 70 जो पर्सन है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो 30% है वो दूसरे कैटेगरी में, इसमें वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा या फिर जो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो टूरिस्ट वीज़ा हैं जिनके पास स्पॉन्सर नहीं, होटल बुकिंग पे जा रहे हैं, उनको 70 एप्लीकेंट्स ही होंगे डेली। उनकी टाइमिंग भी सुबह 9 से 11 तक है, आप इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो की बात की जाए, देखें अब जाहिर सी बात है अगर दिन में 100 केसेस जमा हो रहे हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए वीक के साथ, क्योंकि इनकी 2-3 छुट्टी भी होती है हफ्तावार की, यानी 5 डेज में 700 केसेस जमा हो रहे हैं। अब 700 केसेस में से वो 700 वीज़ा ग्रांट तो करेंगे नहीं, वो जैसी बात है 15, 20, 25, 30, 50 करेंगे, इतना ही करेंगे जो भी इनका एक रेशियो की। मैं तो अपनी एक आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऑब्वियसली 50% वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे, आपको 25% तक वीज़ा ग्रांट हो जाएगा जो रेशियो उनकी रहेगी। तो ऑब्वियसली उससे वीज़ा रेशियो तो कम होगी, ठीक है। क्योंकि हर लोग इसका अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको एम्बेसी की फीस नहीं है। लोग कंसल्टेंट से केस रेडी के वाले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट के चले जाते हैं, कहते हैं लग गया तो लग गया, ना लगा तो कोई बात नहीं, कौन सा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके स्टैंप पे, वीज़े पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है रिफ्यूज़ल की, जिसके ब्याह पे उनका पासपोर्ट की थोड़ी बहुत वैल्यू भी कम होती है। एक चीज़, सेकंड थिंग इज़ डेट के उनका जो होता है 3 to 6 मंथ तक वो जापान का वीज़ा अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये बातें होगी इसकी सारी। अब आते हैं जो इसका जो मेन चीज़ है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, लेकिन ये बात भी नशीन कर लें कि ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मैंने सुनने में आया कि जिनके अमेरिका के वीज़े थे 5 ईयर्स के, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हुए। रिफ्यूज़ल की वजह क्या थी? रिफ्यूज़ल की वजह यही थी सारी के जो एम्बेसडर हैं, वीज़ा ऑफिसर हैं, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को इतना टाइम नहीं है कि वो डेली के इतने केसेस असेस करें, देखें, डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। वो मुतमईन उन्होंने डायरेक्ट रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगा दी, ठीक है। और जो वीज़े नहीं लगने वाले थे वो भी वीज़े ग्रांट हो गए। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि जो सबके वीज़े ही रिफ्यूज़ होंगे, सबके वीज़े ग्रांट होंगे। वीज़े रिफ्यूज़ भी होंगे, ग्रांट भी होंगे, लेकिन आप अप्लाई आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको कवरिंग लेटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, देखें मेन चीज़ आपका होता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा कवरिंग लेटर, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर या ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो आपके जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है उस पर आपकी तस्वीरों वाला एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा। उनका एक फॉर्म है, अटर्नीस को कहते हैं, वो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाता है। उस पर आप डे बाई डे अपना प्लान देख सकते हैं कि आपने आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों करना है, आपने कहाँ जाना है, सारा कुछ। उसके मुताबिक जब वो वीज़ा ऑफिसर है या जो भी एंट्रेंस ऑफिसर आपको रीड करेगा, उसके ब्याह पे आपको वीज़ा देगा। और दूसरी बात, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि जो कवरिंग लेटर ये आपका मेन चीज़ होता है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वही चीज़ आपकी पड़ता है कि बंदा कौन है, कहाँ से, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा, सारा कुछ।
यानी जितना अच्छा होगा और उसका आपको उतनी वैल्यू हो मिलेगी। और दूसरी बात यह कि अगर आपके स्टैंप्स आपके पासपोर्ट जितने ज़्यादा वीज़े लगे होंगे वो भी आपको एक प्लस पॉइंट होता है, उससे ये शो होता है कि बंदा जेन्युइन विजिटर है, ये उस कंट्री में गया था टाइम पे वापस आ गया था, यानी इस हमारे कंट्री में भी जाके वापस आएगा। क्योंकि इसका जो है आपको पता है कि जो जापान की एम्बेसी है वो कम से कम कोविड के बाद लास्ट मंथ अक्टूबर में खुली थी, ठीक है। और उसके बाद जो काफ़ी टूरिस्ट थे या फिर जो जॉब सीकर वीज़े में जाना चाहते, टूरिस्ट वीज़े में जाना चाहते, वर्क परमिट्स पे XYZ जिस कैटेगरीज पे भी, तो उनका मौका मिला है। तो बात का मतलब ये है कि अप्लाई आप कर सकते हैं, वीज़ा होना या ना होना वो लक की बात है और आपके डॉक्यूमेंटेशन में डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त वीज़ा रेशियो के बारे में कुछ प्रॉपर असेस करना वो मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो जापान से रिलेवेंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। बाकी हमारा आपके स्क्रीन में हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा है, ये नंबर हमारी सारी सर्विसेज के लिए, अगर हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो जापान की कंसल्टेंसी फीस है वो है 20,000 20,000 रुपये। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।